रात के 3 बजे हैं। पूरी दुनिया सो रही है, लेकिन आप अब भी जाग रहे हैं। ये खामोशी, ये अंधेरा, ये सन्नाटा कुछ तो कह रहा है। स्वागत है आपका इट्स 3 AM में। यहाँ हम सुनाते हैं वो कहानियाँ जो नींदें उड़ा दें, जो दिल की धड़कनें बढ़ा दें, जो अंधेरे में छुपे सच को उजागर कर दे। सच्ची डरावनी घटनाएं, मन को हिला देने वाली हॉरर स्टोरीज, भूत प्रेत टोने टोटके और लोक कथाएं, और वो सब जो अंधेरे में सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अगर हिम्मत है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रात के 3 बजे असली कहानियाँ शुरू होती है। गहरी सांस लीजिए, अंधेरे में उतरने का वक्त आ गया है। चलिए शुरू करते हैं। राजबाड़ी का रहस्य। बंगाल के ग्रामीण अंचल में घने ताड़ और नारियल के पेड़ों के झुरमुट के पीछे एक पुरानी विशाल राजबाड़ी खली थी। इसकी ईंटें वक्त के साथ काली पड़ चुकी थी, प्लास्टर झड़ गया था और इसकी बालकनियां और खिड़कियां टूटी हुई थी, मानो एक उदास अतीत की कहानियां सुना रही हूँ। यह सूर्यवंशी राजबाड़ी के नाम से जानी जाती थी, जो कभी एक गौरवशाली जमींदारों के परिवार का निवास स्थान थी। लेकिन अब यह सिर्फ एक भूतिया खंडर बनकर रह गई थी, जिसके बारे में गांव में अनगिनत कहानियां प्रचलित थीं। गांव के लोग कहते थे कि राजबाड़ी शापित है। उनका मानना था कि पिछले जमींदार कुंदन राय की आत्मा यहां भटकती है, जो अपनी क्रूरता और लालच के लिए जाना जाता था। कहानियां थीं कि पूर्णिमा की रातों में राजबाड़ी से चीखने और रोने की आवाज़ें आती थीं, और कभी कभी किसी औरत की चूड़ियों की खनक भी सुनाई देती थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति अंदर घूम रही हो। बच्चों को राजबाड़ी के पास जाने से सख्त मना किया जाता था, और रात होते ही गांव के रास्ते सुनसान हो जाते थे। लोग राजबाड़ी की दिशा में देखने से भी कतराते थे। कहानी का नायक विक्रम एक युवा इतिहासकार था, जिसकी रुचि रहस्यमयी और अलौकिक घटनाओं में थी। उसे एक पुरानी डायरी मिली थी, जिसमें सूर्यवंशी राजबाड़ी के बारे में कुछ अजीबोगरीब बातें लिखी हुई थी। डायरी में एक गुप्त तहखाने का जिक्र था, जहां जमींदार कुंदन राय ने अपनी सारी दौलत छिपाई थी, और साथ ही कुछ तांत्रिक अनुष्ठानों का भी। विक्रम को लगा कि ये सिर्फ एक इतिहास का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक गहरा रहस्य है जिसे सुलझाना बाकी है। वह रोमांच और ज्ञान की तलाश में रूपनगर पहुंचा, जहां यह राजबाड़ी स्थित थी। गांव में पहुंचकर विक्रम ने एक छोटे से गेस्ट हाउस में कमरा लिया। गेस्ट हाउस का मालिक एक बुजुर्ग व्यक्ति था, जिसका नाम दीनू काका था। दीनू काका ने विक्रम का स्वागत तो किया, लेकिन जब विक्रम ने राजबाड़ी के बारे में पूछा तो उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। बाबूजी, आप शहरी लगते हैं, उस राजबाड़ी के चक्कर में मत पड़िए, वो जगह अच्छी नहीं है। जिसने भी वहाँ जाने की कोशिश की है वह कभी वापस नहीं आया है। दीनू काका की आवाज़ में गंभीरता थी, लेकिन विक्रम की जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। दीनू काका ने उसे बताया कि पिछले कुछ दशकों में कई लोग राजबाड़ी के पास गायब हो चुके हैं और उनका कोई सुराग नहीं मिला है। विक्रम ने दीनू काका की बातों को अंधविश्वास मानकर टाल दिया। उसे लगा कि ये सिर्फ पुरानी कहानियां हैं जो डर पैदा करती हैं। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती गई, उसे गांव में पसरी अजीब सी खामोशी महसूस होने लगी। सूरज ढलते ही गांव की गलियां सुनसान हो जाती थी और घरों के दरवाजे बंद हो जाते थे। कोई भी रात में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। हवा में एक अजीब सी उदासी और भय का मिश्रण था, जिसे विक्रम ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसे लगा जैसे पूरा गांव एक अदृश्य कारागार में बंद हो। अगले दिन सुबह विक्रम ने राजबाड़ी के पास जाने का फैसला किया। वह अपने कैमरे, नोट, एक टॉर्च और कुछ प्राथमिक चिकित्सा का सामान लेकर निकला। गांव से राजबाड़ी की ओर जाने वाला रास्ता झाड़ियों से भरा हुआ था और बहुत कम इस्तेमाल होता था। हवा में एक अजीब सी उमस थी और पक्षियों की आवाज़ भी सामान्य से ज़्यादा धीमी लग रही थी। जैसे जैसे वह राजबाड़ी के करीब आता गया, उसे महसूस हुआ कि आसपास की हरियाली और घनी होती जा रही थी, मानो सूरज की रोशनी भी वहां जाने से डरती हो। राजबाड़ी वाकई विशाल थी। इसकी ऊंची दीवारें, जो अब दरारों से भरी थीं, एक उदास गौरव की गवाही दे रही थीं। मुख्य दरवाज़ा लकड़ी का था, लेकिन अब पूरी तरह सड़ चुका था और हवा में चरमराहट की आवाज़ कर रहा था। अंदर एक बड़ा जंगली आंगन था, जहां घास और जंगली पेड़ उगाए थे। इमारत की खिड़कियां टूटी हुई थी और खाली दरवाजे किसी खोखली आँख की तरह लग रहे थे। हवा में एक अजीब सी बासी और सड़ी हुई गंध थी, जो एक लंबे समय से बंद जगह की निशानी थी। विक्रम ने राजबाड़ी के चारों ओर घूमकर तस्वीरें ली। उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे राजबाड़ी के पास की हवा में कुछ अलग हो, एक भारीपन जो सांस लेना मुश्किल बना रहा हो। उसने एक टूटी हुई खिड़की से अंदर झांका।
अंदर अंधेरा था और धूल की परतें हर चीज़ पर जमी हुई थी। उसे अपने सिर में एक हल्का सा चक्कर भी महसूस हुआ, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का दबाव उस पर पड़ रहा हो। ये सब उसे रोमांचक लग रहा था। एक ऐसी कहानी जो दुनिया को बताने लायक थी, एक ऐसा रहस्य जो उसकी पत्रकारिता की प्यास बुझा सकता था। शाम को विक्रम वापस गेस्ट हाउस आया और अपने नोट्स बनाने लगा। उसने दिन की घटनाओं को लिखा, लेकिन उसे कुछ अजीब लगा। उसने जो तस्वीरें ली थी उनमें से कुछ धुंधली थी, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने कैमरे को हिला दिया हो। उसे लगा कि ये सिर्फ तकनीकी खराबी है, लेकिन मन ही मन उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। रात में उसे नींद नहीं आई। उसके कानों में बार बार राजबाड़ी से आती हुई हवा की आवाज़ और हवा में महसूस हुई वह अजीब सी ठंडक गूंज रही थी। उसे पुरानी डायरी में लिखी बातें याद आने लगी, खासकर गुप्त तहखाने का जिक्र। रात में विक्रम ने एक साहसिक निर्णय लिया। वह रात में राजबाड़ी के पास जाने वाला था। उसे पता था कि गांव वाले ऐसा करने से मना करेंगे, लेकिन उसकी पत्रकारिता की भावना उसे रोक नहीं पा रही थी। उसे लगा कि असली कहानी रात के अंधेरे में ही छुपी होगी और हो सकता है कि उसे तहखाना मिल जाए। उसने अपने टॉर्च, कैमरा, एक रस्सी और एक मजबूत लोहे का डंडा ले लिया। आधी रात को जब चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और सिर्फ झिंगरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, वह चुपचाप गेस्ट हाउस से निकला और राजबाड़ी की ओर चल पड़ा। चांदनी रात थी, लेकिन घने बादलों ने चांद को ढक रखा था, जिससे रास्ता और भी अंधेरा लग रहा था। अंधेरे में राजबाड़ी और भी विशाल और भयानक लग रही थी। उसकी खाली खिड़कियां रात के आसमान में किसी डरावने राक्षस की आंखों की तरह दिख रही थी, जो उसे अपनी ओर बुला रही थी। वह धीरे धीरे मुख्य दरवाजे के पास पहुंचा, जो हवा में चरमराहट कर रहा था। हवा एकदम शांत थी, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। ये एक अजीब सी खामोशी थी जो कानों में चीख जैसी लग रही थी, एक ऐसी खामोशी जो किसी भयानक घटना से पहले आती है। उसे अपने बालों के सिरे पर एक अजीब सी झुनझुनी महसूस हुई। वह आंतरिक भाग में घुसा। आंगन में चारों ओर झाड़ियां और मलबा पड़ा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। हवेली के अंदर का हॉल बहुत बड़ा था, जहां एक ज़माने में भव्य दरबार लगता होगा। अब ये सिर्फ टूटी हुई दीवारें, छत से लटकते मकली के जाले और धूल से ढके अवशेषों से भरा था। हवा में ठंडी बासी गंध और तेज़ हो गई थी। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो, हर कोने से, हर टूटी हुई दीवार से। उसके कोनों में एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ हवा में फुसफुसाहट जैसी थी, जैसे कोई बहुत धीरे से कुछ कह रहा हो। विक्रम ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। आवाज़ तेज़ हुई और अब उसे लगा कि वह आवाज़ दीवारों से आ रही है, मानो राजबाड़ी खुद सांस ले रही हो। उसे लगा कि हवा में कुछ प्राचीन भाषा में फुसफुसाहट हो रही है। विक्रम ने अपनी टॉर्च जलाई और दीवारों पर घुमाई। उसे लगा जैसे दीवारों पर बनी आकृतियां हिल रही हों, जैसे वे सांस ले रही हों और उनकी आंखें उसे घूर रही हों। उसकी धड़कनें तेज़ हो गई, इतनी तेज़ कि उसे अपने कानों में अपनी धड़कन की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसे डर लग रहा था, एक ऐसा डर जो हड्डी तक महसूस हो रहा था, लेकिन वह पीछे नहीं हट सकता था। उसकी पत्रकार की दिमाग उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। फुसफुसाहट और तेज़ हुई और अब वो शब्द बनने लगी। विक्रम को लगा जैसे कोई उसे अपना नाम लेकर बुला रहा हो। विक्रम, विक्रम। आवाज़ गहरी और ठंडी थी, मानो कोई सदियों पुराना जीव उसे अपनी ओर खींच रहा हो। आवाज़ इतनी स्पष्ट थी कि उसे लगा कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। वह चौंक गया। उसने अपनी टॉर्च फिर से घुमाई, लेकिन कोई नहीं था। उसे लगा जैसे उसके दिमाग में कुछ हो रहा हो, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके दिमाग को जकड़ रहा हो। वह पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर ज़मीन में धंसते जा रहे थे, मानो कोई अदृश्य दलदल उसे अपनी ओर खींच रही हो। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। तभी हॉल के एक कोने से एक काली परछाई निकली। वह परछाई किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि एक लंबी पतली आकृति थी जो ज़मीन से थोड़ी ऊपर उठ रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उससे एक अजीब सी ठंडी हवा आ रही थी। परछाई तेज़ी से विक्रम की ओर बढ़ी। विक्रम डर के मारे चिल्लाया और पीछे हट गया। परछाई ने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन वह किसी तरह बच निकला। उसका दिल लगभग उसकी छाती से बाहर निकल रहा था। परछाई एक पल के लिए रुकी और फिर दीवार में विलीन हो गई। विक्रम को पुरानी डायरी में जिक्र किए गए गुप्त तहखाने की याद आई। डायरी में लिखा था कि तहखाना मुख्य हॉल के नीचे एक छिपे हुए लीवर से खुलता है। उसने दीवारों और फर्श की तलाशी शुरू की। धूल और मलबे के बीच उसे एक पुराना भारी कालीन मिला। उसने उसे हटाया और नीचे उसे एक लकड़ी का चौकोर टुकड़ा दिखाई दिया जो ज़मीन में धंसा हुआ था। उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह फंसा हुआ था। विक्रम ने अपना लोहे का डंडा निकाला और उसे टुकड़े के किनारे में डाला।
उसने जोर लगाया और एक चरमराहट के साथ लकड़ी का टुकड़ा ऊपर उठा। नीचे एक अंधेरी बदबूदार सी सीढ़ी दिखाई दी जो गहराई में जा रही थी। उसे यकीन हो गया कि यही गुप्त तहखाना था। वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरा। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। हवा और ठंडी हो गई और गंध और तेज हो गई। तहखाना बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन ये अजीबोगरीब प्रतीकों और चित्रों से भरा हुआ था जो दीवारों पर खुदे हुए थे। बीच में एक बड़ा सा पत्थर का चबूतरा था और उसके चारों ओर मानव हड्डियां बिखरी हुई थी। उसे लगा जैसे किसी तांत्रिक अनुष्ठान का स्थल हो। चबूतरे पर एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था। बक्सा धूल और मकड़ी के जालों से ढका था। विक्रम ने हिम्मत करके बक्से को उठाया। बक्सा भारी था। उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद था। बक्से पर भी वही अजीबोगरीब प्रतीक खुदे हुए थे जो दीवारों पर थे। अचानक तहखाने में फिर से वही काली परछाई दिखाई दी। इस बार वो ज़्यादा बड़ी और भयानक लग रही थी। उसकी लाल आंखें गुस्से से चमक रही थीं और उससे एक भयानक ऊर्जा निकल रही थी। परछाई तेजी से विक्रम की ओर बढ़ी, मानो वो बक्से को उसे छीनना चाहती हो। विक्रम डर के मारे पीछे हट गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसे पुरानी डायरी की एक और बात याद आई। डायरी में लिखा था कि कुंदन राय की आत्मा को शांत करने के लिए उसकी सबसे कीमती चीज़, जो उसने अपनी दौलत के साथ छुपा रखी थी, उसे नष्ट करना होगा। विक्रम ने अनुमान लगाया कि बक्से के अंदर कुंदन राय की वो सबसे कीमती चीज़ हो सकती है। उसने बक्से को ज़मीन पर रखा और अपने डंडे से उस पर वार किया। एक ज़ोरदार आवाज़ हुई और बक्सा खुल गया। अंदर एक पुराना टूटा हुआ शीशा था। शीशे के चारों ओर सोना और हीरे जड़े से, लेकिन शीशा खुद टूटा हुआ था और उसमें से एक काली धुआं निकल रहा था। जैसे ही शीशा टूटा, परछाई एक जोरदार चीख के साथ हवा में उछली। उसकी आकृति धुंधली होने लगी और उसकी चमक कम होने लगी। वो चीखती रही मानो दर्द में हो, और फिर धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। तहखाने में अंधेरा और सन्नाटा लौट आया। विक्रम जमीन पर गिर पड़ा, पसीने से भीगा हुआ और हांफता हुआ। उसने टूटे हुए शीशे की ओर देखा। उसे लगा जैसे कुंदन राय की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। वो तहखाने से बाहर निकला और राजबाड़ी से भागा। गांव में पहुंचकर दीनू काका को पूरी बात बताई। दीनू काका ने उसकी बात सुनी और उनकी आंखों में संतोष का भाव था। तुमने ये कर दिखाया बाबूजी, तुमने राजबाड़ी को उस बुरी आत्मा से आज़ाद कर दिया। गांव वालों को जब ये खबर मिली तो उन्होंने विक्रम को हीरो का दर्जा दिया। राजबाड़ी में फिर से शांति लौट आई। अब कोई डर नहीं था। लोग अब राजबाड़ी के पास से गुजरने में भी नहीं डरते थे। विक्रम ने रूपनगर में कुछ और दिन बिताए। उसने राजबाड़ी के इतिहास पर और शोध किया और अपनी कहानी पूरी की। उसने सीखा था कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें विज्ञान से नहीं बल्कि आस्था और हिम्मत से सुलझाया जा सकता है। और कभी कभी सबसे बड़ी बुराई का अंत सबसे छोटी चीज़ से हो सकता है। जब विक्रम रूपनगर से वापस लौट रहा था तो उसने एक बार फिर राजबाड़ी की ओर देखा। राजबाड़ी अब सिर्फ एक खंडर नहीं थी, बल्कि एक गवाह थी, एक ऐसी शक्ति का गवाह जो डल भी सकती है और शांत भी। उसने सीखा था कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें विज्ञान से नहीं बल्कि आस्था और हिम्मत से सुलझाया जा सकता है। और कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति मानव की एकता में होती है। और रूपनगर अब सचमुच ऐसा गांव बन गया था जहां राजबाड़ी का रहस्य एक डरावनी याद के बजाय एक ऐसी कहानी बन गया था जो ये बताती थी कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है, खासकर जब लोग एक साथ खड़े हों और अपने डर का सामना करें। ये कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रहेगी, सिर्फ एक डरावनी कथा के रूप में नहीं बल्कि साहस और एकता की एक प्रेरणा के रूप में। ये थी आज की डरावनी कहानी इट्स 3 AM क्लॉक की ओर से। अगर इस अंधेरे में आपको भी कोई परछाई महसूस हुई हो तो समझ जाइए, ये तो बस शुरुआत है। ऐसी और भी खौफनाक और रहस्य से भरी कहानियों के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इट्स 3 AM क्लॉक। और हाँ, घंटी बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार जब घड़ी की सुई रात के 3 पर रुकेगी, हम फिर लौटेंगे एक नई सिहरन के साथ। हमें फॉलो करें और डर की इस दुनिया में हमारे साथी बने। फिर मिलेंगे अगली डरावनी रात में ठीक 3 AM पर।